हेलो स्टूडेंट, स्वामी केशवानंद महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बलराम सिंह सारण केमिस्ट्री लेक्चर आपके लिए पढ़ाने आया हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, यानी कि जो बीएससी है उसमें जो केमिस्ट्री है उसकी 3 बुक होती हैं। 3 बुक होती हैं, एक ऑर्गेनिक है, दूसरी इनऑर्गेनिक है, तीसरी फिजिकल है। यानी कि 3 बुक हैं। इन्हें हम पेपर बोलते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो यहाँ पर जो पेपर सेकंड है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो प्रत्येक पेपर में कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं और प्रत्येक पेपर में 5-5 यूनिट हैं। प्रत्येक पेपर में 5-5 यूनिट हैं। तो जो पेपर सेकंड है वो क्या है? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसकी जो यूनिट फर्स्ट है हम उसका अध्ययन करेंगे। और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इस चैप्टर, इस जो लेक्चर होगा हमारा, या फिर हम कहें जो ये एक यूनिट होगी, इस यूनिट के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया होती है उनकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है एक अभिक्रिया होने के दौरान। तो पढ़ते हैं इसको, अभिक्रिया की क्रियाविधि। हम जानते हैं कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया कहते हैं कि रिएक्टेंट आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण कर दें। क्या कर दें? रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी कि क्रियाकारक उत्पाद का निर्माण कर दें, तो उसी को क्या बोलेंगे? अभिक्रिया बोलेंगे। अब हमें इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जाननी होती है कि ये रिएक्टेंट किस प्रकार प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इसको हमें समझना होता है। इसके लिए होता क्या है? इसके लिए इस रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉनों का संचलन होता है। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है, कुछ मध्यवर्तियों का भी निर्माण होता है और तब अंत में जाके कहीं निर्माण होता है प्रोडक्ट का। तो हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन का संचलन, यानी कि एक रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन का संचलन किस प्रकार से हो सकता है। और इसके लिए 3 इफेक्ट हैं, जिनमें से पहला इफेक्ट है हमारा प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव। किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी या प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का कार्बन श्रृंखला में आंशिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट कहलाता है। एक बार फिर से देखिए परिभाषा को, कि किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी, यानी कि कोई समूह ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, दूसरे की ओर ढकेलता है। उस समूह की उपस्थिति में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का कार्बन श्रृंखला में आंशिक विस्थापन हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी कौन सा होगा और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन सा होगा। चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन की ही बात होगी। तो हम देखते हैं कि कार्बन है, ये कार्बन है और यह किसी परमाणु अन्य परमाणु या समूह X के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बनाता है। हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंध कौन सा होता है। सिंगल सहसंयोजक बंध में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस X ग्रुप का या X परमाणु का होगा, जो आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बनाएंगे? सहसंयोजक यौगिक बनाएंगे। तो देखते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने साझा किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और शेयरिंग से किसका निर्माण किया? और इन्होंने निर्माण किया एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया, सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया। हम इसको ऐसे दर्शा सकते थे कि इसका ये ऑर्बिटल है, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने शेयरिंग की तो एक बॉन्ड बन गया। कौन सा?
सी व एक्स बॉन्ड बन गया और इसे बोलेंगे हम कौन सा, सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध किससे बना, दो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बना, सहयुग्मन से बना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए दोनों, एक इलेक्ट्रॉन सी कार्बन से आया, दूसरा एक्स समूह या एक्स ग्रुप से आया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, ये बॉन्ड के मध्य में स्थित हैं, लेकिन ये बॉन्ड के मध्य में स्थित नहीं होते, ये निर्भर करते हैं इनकी विद्युत ऋणता पर। अब एक विद्युत ऋणता आती है, एक शब्द आता है विद्युत ऋणता, उसे भी हमें समझना होगा कि ये क्या होती है। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म्स है, एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है किसी समूह की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाना। किसकी क्षमता को दर्शाना, सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। यानी कि ये कार्बन है और ये एक्स है, हम कहें कि इस एक्स की विद्युत ऋणता इस कार्बन की तुलना में अधिक है। विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक है, किसकी, एक्स की। कार्बन की तुलना में एक्स की विद्युत ऋणता अधिक है। इसकी विद्युत ऋणता अधिक है, इसका मतलब है कि यह सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेता है। क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मध्य में इस प्रकार शेयरिंग होने चाहिए थे, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं होकर ये आंशिक विस्थापित हो जाते हैं और ये एक्स की तरफ चले जाते हैं। पूर्ण रूप से नहीं गए, अभी भी साझा है इलेक्ट्रॉन का, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन की तुलना में एक्स के पास इनका वेटेज ज़्यादा है। एक्स के पास, एक्स के ये अधिक नज़दीक चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। विद्युत ऋणता क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ समूह, यदि जो समूह कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी विद्युत ऋणता यदि कार्बन से अधिक है तो वह कैसा होगा, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन होगा, जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक है। अब बात आती है प्रतिकर्षी समूह की। प्रतिकर्षी समूह की यदि हम लेते हैं, ये कोई वाई ग्रुप है, इनके बीच में भी सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये हुआ, इनके मध्य में भी इसी प्रकार से होना चाहिए था। लेकिन इनकी जो विद्युत ऋणता है, क्या है, इनकी जो विद्युत ऋणता है वो कुछ इस प्रकार है कि जो कार्बन की विद्युत ऋणता है वो वाई से अधिक है। कार्बन की विद्युत ऋणता वाई से अधिक है, यानी कि जो सहसंयोजक बंध है, सिग्मा बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉनों को कार्बन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यानी कि जब इससे ये समूह जुड़ा हुआ है और इनके बीच में जो सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को कार्बन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए ये इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो क्या होगा, वाई की ओर क्या होगा, वाई की ओर से ये विस्थापित हो जाएंगे कार्बन की ओर। तो हम कह सकते हैं कि वाई ने इसको प्रतिकर्षित कर दिया, क्योंकि कार्बन की तुलना में तो ये प्रतिकर्षण ही कहलाएगा, क्योंकि कार्बन ने आकर्षित किया है। और कार्बन को तो हम स्थायी रूप से मानते हैं क्योंकि कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो वाई ने क्या किया, वाई की ओर से ये विस्थापित हो गए, वाई से दूर चले गए। क्यों चले गए कार्बन ने, इसलिए। तो हम इस वाई को क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षी समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षी समूह। कार्बन की तुलना में कम विद्युत ऋणी परमाणुओं को क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षी परमाणु या प्रतिकर्षी समूह कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी या प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का कार्बन की श्रृंखला में आंशिक विस्थापन, पूर्ण विस्थापन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आंशिक विस्थापन हुआ है। आंशिक विस्थापन क्या कहलाएगा, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अब यदि हम इस प्रेरणिक प्रभाव की बात करें तो ये प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव होता है, यानी कि ये कोई अस्थायी प्रभाव नहीं है, ये एक स्थायी प्रभाव है। यदि ये कार्बन इस वाई ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वाई से दूर होंगे और सी की ओर अधिक नज़दीक होंगे। तो इसे हम कहेंगे एक स्थायी प्रभाव है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है, पाई बॉन्ड नहीं। तो हम कह सकते हैं कि
जो प्रेरणिक प्रभाव है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड भाग ले रहा है। अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बॉन्ड भाग ले रहा है, सिग्मा बॉन्ड भाग ले रहा है। पाई बॉन्ड में हम इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देखेंगे। क्या करेंगे, पाई बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देखेंगे, सिर्फ किस में देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड में देखेंगे, पाई बॉन्ड में नहीं देखेंगे। अब आगे देखते हैं कि इस प्रभाव में हाइड्रोजन को मानक के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। हमने यहाँ पर कार्बन को विद्युत ऋणता के रूप में लिया था, लेकिन जब हम इंडक्टिव प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो मानक के तौर पर हाइड्रोजन को प्रयुक्त लेते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन को मानक के रूप में मानते हैं और हाइड्रोजन का जो प्रेरणिक प्रभाव है उसे हम शून्य मानते हैं। क्या मानते हैं, हाइड्रोजन के प्रेरणिक प्रभाव को शून्य माना जाता है। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव हमने शून्य मान लिया। तो जिन पदार्थों, जिन यौगिकों, जिन समूहों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, जिन समूह या परमाणुओं की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होगी, कैसी होगी, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होगी, उन्हें कहेंगे माइनस आई प्रभाव वाले समूह, और जिनकी तुलना इसकी तुलना में कम होगी उन्हें कहेंगे प्लस आई प्रभाव समूह। तो इस प्रेरणिक प्रभाव को हमने शून्य मान लिया, किसका, हाइड्रोजन का। और ये प्रेरणिक प्रभाव इस आधार पर कि हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी है या हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणी है, इस आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्लस आई प्रभाव और एक होता है माइनस आई प्रभाव। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने यहाँ पर तो कार्बन की बात की है, यहाँ हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं। तो हमने मानक के रूप में मान लिया हाइड्रोजन को, तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने कार्बन का प्रेरणिक प्रभाव शून्य मान लिया, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव शून्य है, यानी कि दोनों के मध्य में क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। चूँकि हमें तुलना कार्बन से करनी है, किसके, कार्बन के रेस्पेक्ट में करनी है, तो हमने हाइड्रोजन को मानक मान लिया, हाइड्रोजन को मानक मान लिया। अब जो अधिक विद्युत ऋणता वाले होंगे वो अपनी ओर इस ओर आकर्षित कर लेंगे और कम वाले होंगे वो प्रतिकर्षित कर देंगे। तो इस आधार पर हमारा जो प्रेरणिक प्रभाव है वो दो प्रकार का है, माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं। अब बात करें माइनस आई प्रभाव की सबसे पहले, तो माइनस आई प्रभाव कब होगा, जब हाइड्रोजन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, यानी कि जिस परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है वह कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। यदि कोई ऐसा परमाणु कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा परमाणु कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक है, यानी कि इस एक्स समूह की विद्युत ऋणता किससे अधिक है, हाइड्रोजन से अधिक है, हाइड्रोजन से अधिक है, तो वह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर विस्थापित कर लेता है, अपनी ओर आंशिक रूप से खींच लेता है, जिससे उस समूह पर ऋणावेश आ जाता है। कैसा ऋणावेश आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में, या फिर हम कहें हाइड्रोजन की तुलना में। हम हाइड्रोजन ही ज़्यादा कहेंगे क्योंकि हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। आंशिक ऋणावेश आने के कारण ही हम इसे माइनस आई समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनस आई समूह। और इस प्रभाव को कहेंगे हम माइनस आई प्रभाव। क्या कहेंगे, माइनस आई प्रभाव
कहेंगे। अब आपकी समझ में आया होगा कि माइनस समूह क्यों है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इस वजह से इस पर आंशिक ऋणावेश आ गया। आंशिक ऋणावेश आ जाने के कारण हमने इसे क्या कहा, -I समूह कहा, और इस प्रभाव को हमने क्या कहा, -I प्रभाव कहा। अब यदि हम -I प्रभाव की जो सामर्थ्य है उसकी बात करें तो वो कुछ समूह के लिए इस प्रकार से है जो आपके लिए बोर्ड पर दी हुई है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें और अपने नोट्स में लिख लें। इनको आपको नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है। ये आपको नोट्स में लिखना है, सारा सारा यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। आगे देखते हैं, फिर एक बार लिखिए आप। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने आंशिक, ऐसे बनाते हैं इसको, ये कार्बन की श्रृंखला है, C1 C2 C3 C4, इससे जुड़ा हुआ है ये X समूह। X समूह ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन थे इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इन पर क्या आ गया, आंशिक ऋणावेश आ गया। इस आंशिक ऋणावेश के कारण इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आ गया। ये धनावेश आगे भी आएगा, श्रृंखला में बढ़ेगा। तो ये जो धनावेश है किस पर आया, कार्बन श्रृंखला पर आया। ये धनावेश भी आगे बढ़ता है श्रृंखला में, लेकिन ये दूरी के साथ साथ कम प्रभावी होता जाता है। एक बात और समझनी है कि इस -I प्रभाव वाले या -I समूह, -I समूह के कारण कार्बन श्रृंखला पर कैसा चार्ज आएगा, कार्बन श्रृंखला पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते थे कि -I समूह की उपस्थिति के कारण, -I समूह की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला पर आंशिक धनावेश आ जाता है। क्या होता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो ये प्रेरणिक प्रभाव है वो दूरी पर निर्भर करता है। किस पर, प्रेरणिक प्रभाव दूरी के साथ घटता है। क्या है, प्रेरणिक प्रभाव दूरी के साथ घटता है। किस प्रकार से देखते हैं कि इस कार्बन की तुलना में इस कार्बन की X से दूरी अधिक है, तो इस पर जो धनावेश आएगा वो कम आएगा। तो हम लिख सकते हैं +1 का जो मान है वो सबसे ज़्यादा होगा, +2 का मान कम होगा और +3 का मान सबसे कम होगा। और ये प्रभाव सिर्फ 3 कार्बन तक ही प्रभावी होता है। क्या है कि यह प्रभाव 3 कार्बन परमाणु तक प्रभावी है, यानी कि हम इसे यहाँ तक ही देख सकते हैं, यहाँ पर ही विलुप्त हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी -I प्रभाव के बारे में, आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखेंगे हम +I प्रभाव। कौन सा देखेंगे, +I प्रभाव।
तो आइए अब देखते हैं दूसरे प्लस आई प्रभाव को। प्लस आई प्रभाव क्या कहता है, जब हाइड्रोजन परमाणु से कम विद्युत ऋणी परमाणु, किससे, हाइड्रोजन परमाणु से कम विद्युत ऋणी परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उस परमाणु के द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला की ओर विस्थापित कर दिए जाते हैं, प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, जिससे उस समूह पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसलिए इस प्रभाव को प्लस आई प्रभाव कहा जाता है। देखते हैं, कार्बन से कोई वाई समूह जुड़ा हुआ है। अब जो ये वाई समूह है, इसकी जो विद्युत ऋणता है, विद्युत ऋणता है जो वाई की, वो कम है किससे, हाइड्रोजन से। तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के द्वारा आकर्षित होंगे, या फिर हम कहें वाई से प्रतिकर्षित होंगे, इधर की ओर आ जाएंगे। तो क्या होगा, कार्बन पर आंशिक ऋणावेश व इस समूह पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। आंशिक धनावेश आने के कारण ही हम इसे क्या बोलेंगे, प्लस आई प्रभाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लस आई प्रभाव बोलेंगे। प्लस आई प्रभाव क्यों बोला, क्योंकि इसके कारण इस समूह पर आंशिक धनावेश आ गया और पूरी जो कार्बन श्रृंखला है उस पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। देखते हैं, इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया इलेक्ट्रॉनों को, तो इस पर क्या आ गया, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश 1, आंशिक ऋणावेश 2, आंशिक ऋणावेश 3 के बाद में प्रभाव इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे अधिक ऋणावेश किस पर होगा, हम जानते हैं कि दूरी पर निर्भर करता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ ये प्रभाव घटता जाता है। तो C1 पर सबसे अधिक ऋणावेश होगा, C2 पर उससे कम होगा, C3 पर उससे भी कम होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका क्रम ये होगा। ठीक है, अब हम जो प्लस आई प्रभाव की सामर्थ्य है, कुछ समूह हैं जिनका सब प्रभाव कैसा होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। अब हम इनकी सामर्थ्य देखते हैं। जो प्लस आई प्रभाव की सामर्थ्य है वो इस प्रकार है, सबसे अधिक होती है इस -O वाले की, इसके बाद इसकी, इसके बाद एल्किल समूह की, इसके बाद हाइड्रोजन की होती है। क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है हमने मानक लिया है, तो हाइड्रोजन -I में भी आया था और प्लस I में भी आया था। इससे इधर की ओर सभी कौन से आते हैं, इससे इधर की ओर सभी आते हैं प्लस आई प्रभाव वाले, और इसके इधर की ओर जो आएंगे वो कैसे आएंगे, -I प्रभाव वाले आएंगे। अब एक नोट लिखा हुआ है कि आई प्रभाव एक योगात्मक प्रभाव होता है। कैसा होता है, आई प्रभाव जुड़ता है, योगात्मक प्रभाव होता है। इसलिए एल्किल समूह की श्रृंखला बढ़ने पर आई प्रभाव बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखते हैं। चलो इस चीज़ देखते हैं पहले। ये CH3 समूह एल्किल समूह है, CH3 मेथेन है, मेथिल है, ये जुड़ा हुआ है किसी से। तो इसका प्रभाव कैसा होगा, इसका प्रभाव कैसा होगा, प्लस आई प्रभाव होगा। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऐसा होगा। देखते हैं इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये जुड़ा हुआ है किसी कार्बन श्रृंखला से। यहाँ पर 2 समूह हैं, 2 कार्बन हैं, तो क्या होगा, इनका जो प्लस आई प्रभाव है वो जुड़ जाएगा और ये अधिक होगा किससे, इससे। अब बात करते हैं हम 3 की। तो इसका इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि तीनों का प्रभाव जुड़ गया। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से है। तो हमने क्या देखा, क्या देखा कि इसका जो प्रभाव है
इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा और ये 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन इनके बीच की दूरी, इस समूह की दूरी इस समूह से क्या है, अधिक है, इनकी दूरी कम है, इसलिए इसका प्रभाव अधिक होगा। कहा था दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है और किस पर निर्भर कर रहा है, योगात्मक प्रभाव है, तो दोनों का जुड़ जाएगा। इसका जुड़ा, इसका जुड़ा, इसका जुड़ा, इसका जुड़ा, इसकी दूरी इससे अधिक हो गई तो इसका प्रभाव कम हो गया, इसका अधिक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव अधिक होगा। एक और देखते हैं। यदि ये तीनों जुड़े होते तो क्या होता, तीनों का प्रभाव आता, और ये कैसा होता, ये सबसे अधिक होता। तो इस प्रकार से ये आई प्रभाव एक कैसा प्रभाव है, योगात्मक प्रभाव है। और ये इस प्रकार से हमारा आई प्रभाव या इंडक्टिव प्रभाव हमने पढ़ लिया। 2 प्रकार का था, दोनों के दोनों प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अब आता है इस प्रभाव के कुछ उपयोग हैं, तो उन उपयोग को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एक तो है कार्ब धनायन व कार्ब ऋणायन, किसमें, कार्ब धनायन व कार्ब ऋणायन के स्थायित्व बताने में। दूसरा है अम्ल क्षार की सामर्थ्य बताने में। तीसरा है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता बताने में। और चौथा है कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता बताने में। तो इस प्रकार से ये 4 इसके उपयोग हो जाते हैं और ये प्रेरणिक प्रभाव कंप्लीट होता है। इसके बाद अगली जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें पढ़ेंगे हम दूसरे प्रभाव को। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।